बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड लेक्चर था, उसके एंड पर मैंने आपसे कहा कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.2 का एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, फिर मैंने देखा कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी बिल्कुल उसी पैटर्न का, यानी एक्सरसाइज 9.2 के पैटर्न का एक वर्ड प्रॉब्लम मौजूद है। अगर मैं रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर उसे सॉल्व कर दूंगा तो आपको फायदा एक्सरसाइज 9.2 के लिए भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। इसके अंदर 6 एमसीक्यूज हैं। दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू। द स्टेटमेंट इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x greater than or equal to 0, x minus 5 less than or equal to 0 and x greater than or equal to y is a polygonal region with the vertices as। स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि इन तीन इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन रीजन है वो एक पॉलीगोनल रीजन है जिसके वर्टिसेस इनमें से हमें जज करने हैं। हमें बताना है कि उस पॉलीगोनल रीजन के वर्टिसेस कौन से हैं, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी वाले या ऑप्शन डी वाले। स्टूडेंट्स, हम सारी बात छोड़कर हम अपने तौर पर इस किस्म के प्रॉब्लम को फौरन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटीज हैं। हम इन तीन इनइक्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए सॉल्यूशन रीजन मालूम करेंगे। जब हम सॉल्यूशन रीजन मालूम करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स खुद ही वाज़ेह हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? शाबाश। द आंसर इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, हमने पूरे मैनर्स के साथ नहीं चलना, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हमें जरा तेजी से काम करना है। मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगा दिए तो आपको भी करने में इतनी ही देर लगेगी। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए वक्त लगेगा, लेकिन जब आप खुद वर्किंग कर रहे होंगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है वो बनती है x इज इक्वल टू 0। सेकेंड इनइक्वालिटी की अगर हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा, -5 को दूसरी जानिब शिफ्ट करें तो x लेस देन और इक्वल टू 5 और यहां से x इज इक्वल टू 5। और थर्ड इनइक्वालिटी x इज इक्वल टू y, इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास 1, this is second and this is third। अब इन तीन के मुताबिक वर्किंग करते हैं XY प्लेन में। नेक्स्ट बोर्ड पर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने XY प्लेन, फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 कहां पर होती है? शाबाश, आपके जहन में फौरन आएगा कि सर ओरिजिन पर। इसके अलावा द आंसर इज, पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहती है। सो x इक्वल टू 0 लाइन आपका y एक्सिस है। इस तरह से अगर पूछा जाए y इज इक्वल टू 0 लाइन तो आप समझ गए होंगे कि x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 लाइन है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 रहती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू 0 की। x इक्वल टू 0 लाइन हमारे पास आ गया y एक्सिस। अब हमें देखना है कि शेडिंग किस जानिब होगी। हमें जो इनइक्वालिटी गिवन थी वो थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है। इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 है। इस लाइन के दाएं जानिब द आंसर इज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बाएं जानिब x की वैल्यू लेस देन 0 है। सो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये लाइन और इस लाइन से दाएं जानिब ये लाइन सॉल्यूशन में शामिल होगी और इस लाइन से दाएं जानिब हमें शेडिंग परफॉर्म करनी होगी, अगर हम सिर्फ इसी इनइक्वालिटी की बात करें। अब स्टूडेंट्स आ जाएं सेकंड इक्वेशन पर। x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 कहां पर है? शाबाश, द आंसर इज 1 2 3 4 5। यहां पर x की वैल्यू 5 है। इसके अलावा कहां पर है? द आंसर इज, आप यहां से एग्जैक्टली ऊपर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड जहां भी चले जाएं x की वैल्यू 5 ही रहेगी। हमने
चैप्टर 9 के शुरू के लेक्चर्स के अंदर ये डिटेल में डिस्कस किया था कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन होती है। x इक्वल टू 5 एक वर्टिकल लाइन होगी। ये मैंने x इक्वल टू 5 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये नेवर एंडिंग लाइन, आप जहां पर भी चले जाएं, जहां पर भी चले जाएं इस लाइन पर, इस पे x की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब इनइक्वालिटी के मुताबिक हमें कहा गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 हो सकती है और x की वैल्यू 5 से लेस हो सकती है। इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 5 है। इस लाइन से दाएं जानिब आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी और इस लाइन से बाएं जानिब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस इनइक्वालिटी के मुताबिक ये लाइन और इस लाइन से बाएं जानिब है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही इनइक्वालिटीज होती, यानी फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या बनना था? शाबाश, द आंसर इज इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये हमारा सॉल्यूशन रीजन बनना था। अब हमारे पास यहां पर तीसरी इनइक्वालिटी भी मौजूद है। तीसरी इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y एक ऐसी लाइन कि जिसके ऊपर x और y की वैल्यूज बराबर रहेंगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइन होती है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं रफ में काम कर रहा हूं। हम ये फर्ज कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, ये x इज इक्वल टू y लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इस लाइन पर आप जहां पर भी चले जाएंगे x और y कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट पर, इस लाइन के ऊपर मौजूद हर पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। अगर आप इस लाइन से ऊपर आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करें तो वहां पर x की वैल्यू y से लेस होगी। और अगर आप इस साइड पर आ जाएं, कोई भी पॉइंट आप चूज करें इस रीजन में, तो जितने भी ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस रीजन में x की वैल्यू y से हमेशा ग्रेटर होगी। इसका मतलब है कि जो थर्ड इनइक्वालिटी है, इसके मुताबिक शेडिंग इस रीजन में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, तीनों इनइक्वालिटीज के मुताबिक आप जरा देखें कि जो इनका मुत्तफिका या मुश्तरका रीजन है वो कौन सा बन रहा है। शाबाश, जहां पर तीनों सेटिस्फाई हों। क्या मैं यहां पर शेडिंग कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं इसके मुताबिक रॉन्ग साइड पर आ जाऊंगा। क्या मैं यहां शेडिंग कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं इसके मुताबिक रॉन्ग साइड पर आ जाऊंगा। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है तीनों इनइक्वालिटीज के मुताबिक, वो ये रीजन बन रहा है। मैं इसके अंदर बाउंड्री लाइंस शामिल हैं, ये मेंशन कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन रीजन बन रहा है जो कि तीनों के हिसाब से मुश्तरका रीजन है। अब स्टूडेंट्स, हमें एमसीक्यू के अंदर क्या मालूम करना था? हमें कहा गया था, जरा स्टेटमेंट पर गौर करें, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस इज अ पॉलीगोनल रीजन विद द वर्सेस। क्या ये जो सॉल्यूशन रीजन बन रहा है, क्या ये पॉलीगोनल रीजन है? शाबाश, जरा ये देखें, क्या ये एक पॉलीगॉन बन रही है? द आंसर इज नो। पॉलीगॉन कहते किसे हैं? पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड शेप हैविंग स्ट्रेट साइड्स। पॉलीगॉन एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी स्ट्रेट साइड्स होती हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन सो फोर्थ, तमाम पॉलीगॉन्स क्लोज्ड शेप होती हैं और उनकी साइड्स स्ट्रेट होती हैं। यहां पर स्टूडेंट्स, क्या ये क्लोज्ड शेप है? इस साइड पर क्या ये शेप क्लोज्ड है? द आंसर इज नो। इस साइड पर इसका कोई एंड मौजूद नहीं है। ये एक अनबाउंडेड रीजन है। ये एक ऐसा रीजन है जिसे आप फाइनाइट रेडियस के सर्कल के अंदर एनक्लोज नहीं कर सकते। ये पॉलीगोनल रीजन नहीं है। अच्छा, अब ये पॉलीगोनल रीजन तो नहीं है, ये वर्ड यानी स्टेटमेंट के अंदर गलत इस्तेमाल किया गया। अब हम अगर इसे इस तरह से लें, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज
दिस एंड दिस इज अ रीजन विद द वर्सेस एज, यानी इसका तीनों का जो रीजन बनता है, जो सॉल्यूशन रीजन इनफैक्ट बनता है, उसके वर्सेस क्या होंगे। स्टूडेंट्स अब देखें कि इसके वर्सेस क्या बनते हैं। एक स्टूडेंट्स वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है और एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि इसी तरह चलती चली जाएंगी, नेवर एंडिंग हैं, कभी भी कोई वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? द आंसर इज 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 5 है, इस लाइन के ऊपर x और y बराबर होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू भी 5, चूंकि आप इस लाइन के ऊपर है, वर्टिकल लाइन के ऊपर, यहां पर x की वैल्यू 5, इस लाइन के ऊपर x और y की वैल्यू बराबर रहती है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, इसका मतलब है यहां y की वैल्यू भी 5 होगी। तो 5,5 हमारे पास, सॉरी 5,5 ये हमारे पास दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया। हमारे पास इस सॉल्यूशन रीजन के सिर्फ और सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। पहली बात ये कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत है, ये पॉलीगोनल रीजन नहीं बनता। इन तीन इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन रीजन है वो पॉलीगोनल रीजन नहीं है, वो सिंपली एक रीजन है जो कि अनबाउंडेड रीजन है। दूसरी बात कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 0,0 और 5,5 वो यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर हर ऑप्शन के अंदर तीन तीन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स दिस इज आवर करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है सो हम रेफर नहीं कर सकते। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज सेकंड एमसीक्यू स्टेटमेंट इज फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन p if it yields the value 11 and 7 at this and this respectively। स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन जज करो। चारों ऑप्शंस के अंदर हमें प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, हमें अपना करेक्ट प्रॉफिट ऑप्शन इनमें से जज करना है कि कौन सा है। हमें बताया गया है कि अगर प्रॉफिट फंक्शन के अंदर 3,7 पुट किया जाए तो 11 आंसर आता है और अगर 1,3 पुट किया जाए तो 7 आंसर आता है रिस्पेक्टिवली लिखा गया। तो जो पहला आंसर है 11 वो इसकी वजह से आता है और 7 जो है वो इसकी वजह से आंसर आता है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि कौन सा प्रॉफिट फंक्शन हमारी इन कंडीशंस के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट के मुताबिक हम सॉल्यूशन देखते हैं, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू पर 3,7, ये हमारे पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, -8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी इस फंक्शन के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहां पर आ गया हमारे पास -24 प्लस 7 5 आर 35, -24 प्लस 35 इज 11। हमारा आंसर इसके मुताबिक 11 आ गया। दूसरे को भी वेरीफाई करें, x की जगह पर अब आप पुट कर दें, x की जगह पर पुट कर दें 1 और y की जगह पर 3, -8 प्लस 5 3 आर 15, -8 प्लस 5 इज 7। इसकी वजह से हमें मिल गया 11 और दूसरे पॉइंट की वजह से मिल गया 7। इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉफिट फंक्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसी तरह से बाकी प्रॉफिट फंक्शंस को चेक करेंगे तो हमारे ये दोनों आंसर्स सेटिस्फाई नहीं, ये दोनों कंडीशंस इनफैक्ट सेटिस्फाई नहीं होंगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड एमसीक्यू। द स्टेटमेंट इज द वर्सेस ऑफ क्लोज्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल रीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर 6,2, 4,6, 5,4 and 3,6. Find the maximum value of the function. आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स हमें एक फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। हमें बताया गया है कि वो जो फिजिबल रीजन है वो एक क्लोज्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन है।
हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, जरा चीजों को हम रिवाइज करते हैं। यहां पर पहली बात यह कि फिजिबल रीजन किसे कहते हैं। शाबाश। इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन के अंदर अ सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हो, उस सॉल्यूशन रीजन को फिजिबल रीजन कहा जाता है। मतलब ये कि जो जिस प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, यहां पर जो सॉल्यूशन रीजन बन रहा है वो फिजिबल रीजन है, वो रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अगर आप उन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद पॉइंट्स हैं। अब हमें यह भी बताया गया है कि फिजिबल रीजन जो है वो एक क्लोज्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन की बात तो अभी हो गई कि एक ऐसी क्लोज्ड शेप जिसकी स्ट्रेट साइड्स हों। कन्वेक्स का वर्ड, हमने कन्वेक्स और कनकेव ये दो तरह के रीजन पढ़े थे। कन्वेक्स रीजन किस किस्म का रीजन है? कन्वेक्स रीजन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन lies entirely within the region, then the region is called convex region. मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। फर्ज करें कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक रीजन है। अब इस ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी आप दो पॉइंट्स ले लें, कहीं पर भी एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट आप यहां ले लें, आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें। इस तरह आप कहीं पर भी, कोई भी स्टूडेंट उठे, वो दो पॉइंट्स चूज करे, उन दोनों को ज्वाइन करे, तो कहीं पर भी दो पॉइंट्स आप लें, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हो वो एंटायरली विद इन द रीजन रहे, तो ऐसे रीजन को हम कन्वेक्स रीजन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर एक रीजन है इस तरह का, इस तरह का रीजन है, अब आप अगर इसमें यहां पर दो पॉइंट्स चूज कर लें, अब ये पॉइंट्स दोनों रीजन के अंदर हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, तो क्या लाइन एंटायरली विद इन द रीजन है? द आंसर इज नो। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म के रीजन्स जो होते हैं जिनके अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद हो कि आप दो पॉइंट्स रीजन के अंदर चूज करें और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रीजन के अंदर ना रहे, पूरी की पूरी रीजन के अंदर ना रहे, तो स्टूडेंट्स ऐसे रीजन को हम कनकेव रीजन का नाम देते हैं। हमें यहां पर बताया गया कि जो फिजिबल रीजन बन रहा है वो एक कन्वेक्स पॉलीगॉन बन रही है, कन्वेक्स रीजन इनफैक्ट बन रहा है। अब यहां सवाल क्या है, ये तो हमने जो इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए उनकी मदद से हमने अपनी रिवीजन कर ली। अब हम बात करते हैं कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं, हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड लेक्चर था, वहां पर हमने डिस्कस किया कि हम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कॉर्नर पॉइंट्स पर इवेलुएट करना होगा। हम ये चार कॉर्नर पॉइंट्स गिवन हैं, हम चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। F7 इंटू, मैं पहले के ऊपर अगर बात करूं तो 6 प्लस 11 इंटू 2, यानी इस फंक्शन के अंदर मैंने x की जगह पर 6 और y की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट किया, 7 6 आर 42 प्लस 11 2 आर 22, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 64 वैल्यू आ गई। दूसरे पर जज करते हैं, 7 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 6, 7 4s are 28 plus 11 6 are 66, 6 plus 8 14, 1 carry, 7 plus 2 9, 94. Next we have x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स 4, 7 5s are 35, 11 4s are 44, 5 plus 4 9 और 3 plus 4 is 7. Last one,
7 into 3 plus 11 into 6. 7 3s are 21 plus 11 6 are 66. 6 plus 1 7, 6 plus 2 8, 87. अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया था मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू इनमें कौन सी है? दैट इज 94. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अगर हमें मिनिमम वैल्यू कहा जाता तो स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही थी 64. उस सूरत में करेक्ट ऑप्शन होता हमारा ऑप्शन ए. स्टूडेंट्स 3 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए, मजीद 3 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट बोर्ड की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ एमसीक्यू. स्टेटमेंट इज which of the following is a point in the feasible region determined by the linear inequalities. स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि इन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो कि फिजिबल रीजन में है और वो फिजिबल रीजन डिटरमिन हो रहा है इन 2 इनइक्वालिटीज की बेस पर. स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि फिजिबल रीजन किस किस्म का रीजन होता है? शाबाश. द आंसर इज अ सॉल्यूशन रीजन restricted to the first quadrant only is called feasible region. अब फिजिबल रीजन स्टूडेंट्स जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी शामिल हो सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स होंगे उनके अंदर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. फिजिबल रीजन के पॉइंट्स के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, लेकिन ये जो फिजिबल रीजन होता है बुनियादी तौर पर इसमें जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज लेते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी शामिल हो जाते हैं. सो फिजिबल रीजन के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए उनमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी. अब यहां पर आप देखें y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव. ये चारों पॉइंट्स फिजिबल रीजन के पॉइंट्स हो ही नहीं सकते. अब यहां मिस्टेक कहां पर है? स्टूडेंट्स मिस्टेक है कि ये जो वर्ड है यहां पर फिजिबल नहीं होना चाहिए था. यहां पर वर्ड जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए. Which of the following is a point in the solution region determined by the linear inequalities? अब हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है. आप फर्स्ट पॉइंट को देखें, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 2 की x की जगह पर 4 और y की जगह पर -3 पुट किया, लेस देन और इक्वल टू 6. 2 4s are 8, -3 3s are 9. 8 minus 9 is -1. -1 लेस देन और इक्वल टू 6. ट्रू आ रहा है. अब आप इस इनइक्वालिटी के अंदर यही पॉइंट पुट करके देखें. 3 into 4 दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए. 3 into 4 -2 into -3 लेस देन और इक्वल टू 16. 3 4s are 12, minus minus plus 2 3s are 6. 12 plus 6 18, लेस देन और इक्वल टू 16. फॉल्स. यानी इस पॉइंट ने इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं किया. स्टूडेंट्स बी पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. एक्स की जगह पर 3 पुट किया, वाई की जगह पर -2 पुट किया, 2 3s are 6, 2 3s are 6. 0 लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू. और दूसरी तरफ आ जाएं, इसी पॉइंट को हम यहां पर पुट करते हैं. 3 into 3 -2 into -2 लेस देन और इक्वल टू 16. 3 3s are 9, 9 plus 4 13, 13 लेस देन और इक्वल टू 16. स्टूडेंट्स ये वाहिद पॉइंट है जो कि दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है ये पॉइंट इन दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन में मौजूद है. डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो सी इज आर करेक्ट ऑप्शन. बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज फिफ्थ एमसीक्यू. स्टेटमेंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f is equal to 5x plus 3y subjected to the constraints. स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है.
स्टूडेंट्स, जब हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं, जो हमें इनइक्वालिटीज दी जाती हैं, हम सबसे पहले उनका सॉल्यूशन रीजन मालूम करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करते हैं, फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स के लिहाज से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी यही करते हैं। यहां से हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 3 और यहां से बनेगी y इज इक्वल टू 3। XY प्लेन स्टूडेंट्स रफ में एक बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स XY प्लेन x इज इक्वल टू 3, 1 2 3, x इज इक्वल टू 3 एक वर्टिकल लाइन होगी। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 3 लाइन। अब हमें इनइक्वालिटी गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। शेडिंग किस जानिब होगी? द आंसर इज राइट साइड पर। दूसरी है y इज इक्वल टू 3। इसी पैटर्न पर 1 2 3, y इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 3 से पास करेगी। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, शेडिंग किस जानिब होगी? द आंसर इज इस लाइन से ऊपर। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन से ऊपर की जानिब शेडिंग होगी। अब दोनों इनइक्वालिटीज का मुश्तरका सॉल्यूशन रीजन स्टूडेंट्स ये बन रहा है और ये लाइन भी नेवर एंडिंग, ये लाइन भी नेवर एंडिंग। सो ये एक अनबाउंडेड रीजन होगा। इस अनबाउंडेड रीजन का सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट है, दैट इज दिस वन। और ये पॉइंट क्या होगा? यहां पर x की वैल्यू 3 और यहां पर y की वैल्यू 3, 3,3। अब 3,3 जब हम यहां पर पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, 5 3s are 15, 15 प्लस 9 इज 24। आप सोच रहे होंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, लेकिन स्टूडेंट्स एक इशू है। यहां पर सिर्फ ये एक वाहिद कॉर्नर पॉइंट है। अगर हम आगे चलें, ये चूंकि अनबाउंडेड रीजन है, अगर हम आगे चलें, फर्ज करें मैं ये 3 है तो ये 4, यहां पर आ जाता हूं, ये पॉइंट चूज करता हूं, दिस वन, दिस इज 4,3 पॉइंट। 4,3 पॉइंट अगर मैं पुट करता हूं फंक्शन में, 4,3 पॉइंट, तो 5 4s are 20, 20 प्लस 9, आंसर आ गया 29। और अगर आप इस जानिब चले जाएं तो आपके पास और पॉइंट्स आएंगे जिन पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो इससे भी बड़ी मिलती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस कॉर्नर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सॉल्यूशन रीजन। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहां पर इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये एक अनबाउंडेड रीजन है और हम जैसे जैसे राइट साइड पर या ऊपर की जानिब हम मूव करेंगे तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे कि हर पॉइंट पर पिछले पॉइंट की निस्बत मैक्सिमम, उस पिछले पॉइंट की निस्बत ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम फिक्स वैल्यू है वो हम यहां पर डिटरमिन कर ही नहीं सकते। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन। हम कॉर्नर पॉइंट से जब मूव करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो हम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक फिक्स मैक्सिमम वैल्यू, वो इवेल्युएट नहीं कर सकते इस केस में। बढ़ते हैं 6th MCQ की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th MCQ। Maximize 5x plus 7y subject to the constraints this and this। हमें इन कंस्ट्रेंट्स की बुनियाद पर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मालूम करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9.2 के प्रॉब्लम्स की नोयत का एक प्रॉपर प्रॉब्लम है। इसे आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा, तब आपको इसका सही आंसर मालूम होगा। स्टूडेंट्स, इस MCQ को आप
खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अब वर्ड प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। आपके पास बुक में स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट के मुताबिक एक डाइटिशियन दो फूड्स का एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहता है कि जिसके अंदर, अब एक फूड का नाम है फूड एक्स और एक फूड का नाम है फूड वाई। वो एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहता है कि जिसके अंदर कम से कम क्वांटिटी जो विटामिन ए की है वो 10 यूनिट्स हो, इसी तरह से विटामिन बी की कम से कम क्वांटिटी जो है वो 12 यूनिट्स हो, और विटामिन सी की कम से कम क्वांटिटी 8 यूनिट्स हो। उसका मसला यह है कि वो एक ऐसी कंपोजिशन बनाना चाह रहा है, एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाह रहा है दोनों फूड्स का कि जिसके ऊपर उसकी लीस्ट कॉस्ट आए, कम से कम कीमत आए, कम से कम कीमत उसकी जो लागत है वो कम से कम हो। 1 kg ऑफ फूड एक्स जो है उसकी कॉस्ट ₹16 है और 1 kg ऑफ फूड वाई जो है उसकी कॉस्ट ₹20 है। अब जो विटामिन की अवेलेबिलिटी है दोनों फूड्स के अंदर, अगर हम उस पर ध्यान दें तो स्टूडेंट्स वो टेबल के अंदर हमें बताई जा रही है। जो फूड एक्स है उसके 1 kg के अंदर 1 यूनिट है विटामिन ए का, और फूड वाई के 1 kg के अंदर 2 यूनिट्स हैं विटामिन ए के। इसी तरह से फूड एक्स के 1 kg के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी हैं और फूड वाई के 1 kg के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी हैं। फूड एक्स के 1 kg के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी हैं और फूड वाई के 1 kg के अंदर 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी है। अब डाइटिशियन एक ऐसी फूड बनाना चाह रहा है इन दोनों के मिक्सचर से कि उसकी जो विटामिन की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है फूड के अंदर वो भी पूरी हो जाए, और उसकी जो लागत है, जो उसकी कॉस्ट है उस फूड को बनाने के लिए, वो कम से कम आए। ये उसका बुनियादी जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। हमें यहां पर उसे ये डिसाइड करके बताना है, हमें इस डेटा की बेस पर हमें उसे डिसाइड करके, उसे कैलकुलेट करके ये बताना है कि वो कितने केजी फूड एक्स के यूज करे और कितने केजी फूड वाई के यूज करे मिक्सचर के अंदर, कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो। यानी हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटीज हैं फूड एक्स और फूड वाई की। स्टूडेंट्स, हम जो फूड एक्स की क्वांटिटी है उसको कह देते हैं एक्स, और फूड वाई की जो क्वांटिटी होगी उसे कह देते हैं वाई, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, और ये क्वांटिटीज केजीज में होंगी। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेट x kg be quantity of food x, y kg be quantity of food y। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कॉस्ट फंक्शन होगा। अब ये कॉस्ट फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा होगा? ये नंबर ऑफ केजी ऑफ फूड एक्स और नंबर ऑफ केजी ऑफ फूड वाई पर डिपेंड कर रहा होगा। अब ये कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फूड एक्स के 1 kg की कॉस्ट 16 रुपीज है। 2 kg की कॉस्ट क्या होगी? 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 kg की कॉस्ट क्या होगी? 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। और x kg की कॉस्ट क्या होगी? द आंसर इज 16 मल्टीप्लाइड विद x। इसी तरह से फूड y के बारे में हमें बताया गया कि उसके 1 kg की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज। 2 kg की कॉस्ट क्या होगी? 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 kg की कॉस्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, और y kg की कॉस्ट क्या होगी? 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। 20 मल्टीप्लाइड बाय y kg के लिए 20 मल्टीप्लाइड बाय y। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फूड x की कॉस्ट बन रही है, ये फूड y की कॉस्ट बन रही है, और जो हमने डाइट फूड तैयार करनी है उसके अंदर दोनों फूड्स का मिक्सचर है। सो जो कॉस्ट बनेगी वो इन दोनों का टोटल सम होगा। स्टूडेंट्स, ये बन रहा है हमारा कॉस्ट फंक्शन। हम इसे यहां पर लिखते हैं कॉस्ट फंक्शन
will be, C for cost, depending upon x and y, it will be 16x plus 20y. हमें इस कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है. हमें मालूम करना है कि कितनी क्वांटिटी फूड x और कितनी क्वांटिटी फूड y की मिक्सचर में शामिल की जाए कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो. हमें मिनिमम कॉस्ट भी मालूम करनी है और हमें इसके साथ ये भी मालूम करना है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज का मिक्सचर बनेगा जो हमारी डाइट फूड है उसके अंदर. अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ चुका. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हम मिक्सचर बनाएंगे उसके अंदर जो फूड x होगी उसकी क्वांटिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो. हो सकता है कि हम फूड x को उस मिक्सचर में हमारा रिजल्ट ये निकले कि हमने शामिल ही नहीं करना, और या ये होगा कि फूड x की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, या तो इसकी क्वांटिटी 0 होगी मिक्सचर के अंदर, या जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी. क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसी तरह से जो फूड y है उसकी क्वांटिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्वांटिटी 0 हो सकती है, क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है. सो इन कंडीशंस की बुनियाद पर हम अगर यहां पर लिखें बाय गिवन कंडीशंस in fact we have x greater than or equal to 0, यानी जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फूड x है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्वांटिटी ऑफ फूड y जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, फूड x के 1 kg के अंदर 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए है. 2 kg के अंदर कितना होगा? द आंसर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. 3 kg के अंदर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो x kg फूड x की क्वांटिटी है, तो x kg के अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी क्या होगी? द आंसर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय x. यानी ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया कि फूड x के अंदर विटामिन ए के यूनिट्स की तादाद कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. आप यहां पर 1 पुट करें x की जगह पर तो 1 यूनिट आ जाएगा हमारा आंसर 1 kg के अंदर. आप यहां पर x की जगह पर 2 पुट करें तो 2 kg के अंदर 2 यूनिट्स, 3 पुट करें तो 3 kg के अंदर 3 यूनिट्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब इसी पैटर्न पर अगर हम फूड y की बात करें तो फूड y के 1 kg के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है. अगर फूड y के हम 2 kg ले लें तो 4 यूनिट्स यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होगा. अगर हम फूड y के y kg ले लें तो 2 मल्टीप्लाइड विद y, ये हमारे पास विटामिन ए के यूनिट्स की तादाद होगी. 2 इंटू y. अब स्टूडेंट्स, जो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास विटामिन ए की होनी चाहिए 10 यूनिट्स. ये फूड x के विटामिन ए के यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और ये फूड y के विटामिन ए के यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं विटामिन ए की, इन दोनों का सम जो है ये कम से कम 10 होना चाहिए. अब कम से कम 10 से क्या मुराद है? यानी ये 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए. कम से कम 10 से मुराद कि 10 तो कम से कम है, ये लीस्ट क्वांटिटी है. 10 से ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है. तो यहां पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे या लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे? द आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. हमारी ये जो क्वांटिटी है विटामिन ए के यूनिट्स की, ये 10 या 10 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. यानी हमने यहां से 1 पिक किया, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर विटामिन बी की जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट क्वांटिटी है वो है 12 यूनिट्स. यहां लिखा 12, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2x प्लस 2y. ये विटामिन बी के यूनिट्स कैलकुलेट करने का फूड x के लिए फॉर्मूला और ये फूड y के लिए फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, इन दोनों जो विटामिन ए की क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का सम जो है ये एटलीस्ट 12 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12. इसी पैटर्न पर
हम लिखेंगे 3x प्लस 1y, 3x प्लस 1y ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी है हमारे पास 8 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वालिटीज बन चुकी। अब स्टूडेंट्स हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है। यही असल में असल काम है, जो मुश्किल काम है, जो थोड़ा सा ट्रिकी काम है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और देन उसमें से कॉस्ट फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन बनाना और देन इनइक्वालिटीज बनाना। इसके बाद वही वर्किंग है जो हम कई दफा कर चुके हैं, जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स इसको नाम दिया 1 का, इसे नाम दिया 2 का, इसे नाम दे दिया 3 का। अब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, हमारा वही पैटर्न। मैं अब ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये काम हम बार बार कर चुके हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन आ गया। अब हम इंटरसेप्ट्स मालूम करेंगे। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें, इसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल। y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट आ गया 10। x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y की वैल्यू आ गई 5। ऑरिजिन टेस्ट, इनइक्वालिटी में x और y की जगह पर 0 0 पुट किया, ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, दिस इज फॉल्स। सेम पैटर्न पर हम वर्किंग करेंगे इनइक्वालिटी 2 के लिए। नेक्स्ट बोर्ड पर एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इसको नाम देंगे L2 का। इससे जो लाइन बनेगी उसको भी हम लाइन 2 का नाम देंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, यहां से आप 2 से डिवाइड करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, बल्कि मैं लिख देता हूं x प्लस y 2 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 6। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, x y, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 6, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 6। ऑरिजिन टेस्ट, जीरो प्लस 0, 2 इंटू 0, इनफैक्ट 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12 नहीं होता, फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज L3, 3x plus y is equal to 8. Finding intercepts, टेबल, ये काम बहुत दफा हम कर चुके, ये रेपिटेशन है। x y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 8/3 जो कि बनता है 2.667 राउंड ऑफ अगर कर लें। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 8। ऑरिजिन टेस्ट, थ्री इंटू 0
प्लस 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 8 नहीं होता, फॉल्स। स्टूडेंट्स हमारे तीनों इनइक्वालिटीज के लिए ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आए हैं। तीनों जो हमारे एसोसिएटेड इक्वेशन उनके मुताबिक हमने इंटरसेप्ट्स मालूम कर लिए। अब हम जाते हैं एक्स वाई प्लेन पर। याद रहे कि ये जो दो इनइक्वालिटीज हैं ये जब शामिल हो जाएं सिस्टम के अंदर तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इनको सिर्फ जहन में रख लें, इनके लिए हमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है उसके लिए x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए शेडिंग परफॉर्म करनी है। हम बढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन पर। स्टूडेंट्स जो हमारी लाइन 1 है उसका x इंटरसेप्ट है 10 और y इंटरसेप्ट है 5। स्टूडेंट्स यहां से हमने काउंट किया, ये x इंटरसेप्ट 10 और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स 5। हमने दोनों को नेवर एंडिंग लाइन के जरिए मिलाया, साथ लिख दिया L1। ओरिजिन टेस्ट इस इनइक्वालिटी के लिए फॉल्स है, बल्कि तीनों के लिए फॉल्स है। और हमें जहन में रखना है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। सो हमारी जो शेडिंग होगी वो इस लाइन के इस जानिब होगी, इस लाइन के इस जानिब होगी। लाइन 1 से मैंने ये दो इशारे मार्क कर लिए। अब स्टूडेंट्स लाइन 2 जो है उसके इंटरसेप्ट्स ये आपके सामने, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 6। ये स्टूडेंट्स 6 और यहां पर 6 दोनों को ज्वाइन किया, ये हमारी लाइन 2 ड्रॉ हो गई। जो सेकेंड इनइक्वालिटी है इसका ओरिजिन टेस्ट भी फॉल्स है, सो इस जानिब शेडिंग होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दो के मुताबिक देखें तो शेडिंग क्या यहां पर हो सकती है? द आंसर इज नो। शेडिंग जो है वो हमें इस लाइन और देन इस लाइन से, लाइन 1 और लाइन 2 से इस रीजन में करनी है, यानी यहां पर लाइंस इन्वॉल्व नहीं होंगी। लाइन 1 से ऊपर रहना है इस एरिया में और यहां पर आके लाइन 2 से ऊपर हमें चलना है। अब हम लाइन 3 को भी शामिल करते हैं। लाइन 3 के जो इंटरसेप्ट्स हैं, x इंटरसेप्ट है 8/3 दैट इज 2.667 और y इंटरसेप्ट है 8। ये स्टूडेंट्स हमारी लाइन 3, ये वैल्यू है 2.667 और ये y इंटरसेप्ट 8। इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका भी जो ओरिजिन टेस्ट है वो फॉल्स है, सो शेडिंग इस जानिब होगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी सिस्टम में शामिल है, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए शेडिंग करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या यहां पर शेडिंग हो सकती है इस एरिया में? द आंसर इज नो। यहां पर तीनों जो इनइक्वालिटीज हैं ये सेटिस्फाई नहीं है। यहां पर जो सेकंड और फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं है। यहां पर जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं है। स्टूडेंट्स ये वो रीजन बनता है, ये वो रीजन तीनों लाइन से ऊपर ऊपर कि जहां पर तीनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रही हैं। इनफैक्ट पांचों इनइक्वालिटीज हमें कहना चाहिए, दूसरी दो भी साथ अगर हम काउंट करें तो स्टूडेंट्स मैं शेडिंग परफॉर्म कर रहा हूं। हमारा शेडेड एरिया इस तरफ नेवर एंडिंग है, यानी ये अनबाउंडेड शेडेड रीजन है। इस तरफ स्टूडेंट्स हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है, जो फिजिबल रीजन है, ये नेवर एंडिंग है। दिस इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, एक ऐसा फिजिबल रीजन जिसको हम एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में कंटेन नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हमें कॉर्नर पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। हम सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री के साथ साथ चलेंगे, जहां पर हम स्लाइड टर्न भी लेंगे वहां पर हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। हमने यहां से स्टूडेंट्स चलना शुरू किया, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन है, हम वापस इस तरफ आए
तो ये स्टूडेंट्स एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। चूंकि अब हम यहां से लाइन 1 पर आ जाएंगे, इसको नाम दे दें ए का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? द आंसर इज, यहां पर लाइन 1 का ये एक्स इंटरसेप्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10,0 है, यानी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट आप लाइन 1 के ऊपर चलना शुरू हुए, चलते गए, यहां पर आकर इसको मैं मार्क करता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, चूंकि हम लाइन 1 के साथ साथ आ रहे थे, यहां से हम लाइन 2 के साथ आगे चलेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा कॉर्नर पॉइंट, इसको नाम दे दें बी का। अब ये क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ये हमें मालूम करना होगा। ये कैसे मालूम होगा? ये लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लाइन 2 के साथ साथ चले, थोड़ा सा चले, तो यहां पर हमें लाइन 3 के साथ शिफ्ट होना पड़ा। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, दैट इज सी। ये भी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सो हमें ये भी मालूम करना होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो कॉर्नर पॉइंट सी है, ये लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन 2 और लाइन 3 की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें सी कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे गए तो स्टूडेंट्स यहां से हमें वाई एक्सिस के साथ शिफ्ट होना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉर्नर पॉइंट डी। अब कॉर्नर पॉइंट डी जो है ये बुनियादी तौर पर लाइन 3 के इंटरसेप्ट से हमें मिल जाएगा। लाइन 3 का जो वाई इंटरसेप्ट था वो था 8, सो ये जो है डी, दिस इज 0,8। अब स्टूडेंट्स दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। जो कॉर्नर पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं वो हम देख के बता सकते हैं। दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम करने होंगे, कॉर्नर पॉइंट बी और कॉर्नर पॉइंट सी। स्टूडेंट्स इन दोनों को हम मालूम करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की मदद से। लेकिन अब बोर्ड यहां पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं अगेन बोर्ड 1 से। ये डायग्राम यहां पर मौजूद रहेगी ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट बी के लिए स्टूडेंट्स हम लाइन 1 और लाइन 2 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करेंगे, और कॉर्नर पॉइंट सी के लिए हम लाइन 3 और लाइन 2 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेकिन ये काम बोर्ड 1 से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स फॉर फाइंडिंग बी सॉल्विंग L1 एंड L2 साइमल्टेनियसली। हमने इक्वेशंस के नाम भी L1 और L2 रखे थे। L1 में से L2 स्टूडेंट्स अगर हम माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x जो है वो कैंसिल होगा, 2y माइनस वाई विल बी y, 10 माइनस 6 विल बी 4, यानी y की वैल्यू आ गई 4। ये y की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जो L2 है वो ज्यादा सिंपल है, वहां पर y की वैल्यू 4 पुट की तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू जो है वो मिल गई 2। सो हमारा कॉर्नर पॉइंट b जो है वो बन गया 2,4। हमने बात की थी कि कॉर्नर पॉइंट c के लिए हमें लाइन 2 और लाइन 3 की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब स्टूडेंट्स लाइन 2 और लाइन 3 का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स अगर हम L2 में से L3 सब्ट्रैक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि y कैंसल, -2x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू मिलेगी। मैंने पुट किया इसे लाइन 2 की इक्वेशन में, तो x की जगह पर 1 पुट करने से y की वैल्यू मिल गई 5, यानी कॉर्नर पॉइंट जो C है वो हमें मिल गया 1,5। चारों कॉर्नर पॉइंट्स, आपके पास वो ग्राफ बना हुआ है जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, सॉल्यूशन रीजन का ग्राफ, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स ये हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके। अब स्टूडेंट्स हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसे इवेल्युएट करना है कॉर्नर पॉइंट्स पर। यह इवेल्युएशन हमें बताएगी कि कॉस्ट कब मिनिमम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स आपने टेबल बनाना है स्केल की मदद से। जब आप यानी अपने पास इसे बना रहे हो तो आपने प्रॉपर स्केल की मदद से ये लाइंस ड्रॉ करनी है। फर्स्ट कॉलम कॉर्नर पॉइंट और दूसरे कॉलम में स्टूडेंट्स आप टॉप पर इस तरह से लिख देंगे कॉस्ट फंक्शन। ए हमारा कॉर्नर पॉइंट था 10,0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। हमने कॉस्ट फंक्शन में पुट की, हमारी कॉस्ट आ रही है 160 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर हम फूड x के 10 kg यूज करें और फूड y के 0 kg यूज करें तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 160 रुपीज आएगी।
इस कॉम्बिनेशन की सूरत में हमारी जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही होंगी, लेकिन हमारी कॉस्ट 160 रुपीज आएगी। अगर हम फूड एक्स के 2 kg और फूड वाई के 4 kg यूज करें तो हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद आ रही है 112। एक्स की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, वाई की जगह पर 4 पुट कर दिया, 112। अगर हम फूड एक्स के 1 kg और फूड वाई के 5 kg यूज करें तो स्टूडेंट्स एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 5, दिस सी इज फॉर कॉस्ट एंड दिस सी इज फॉर कॉर्नर पॉइंट सी। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 116 रुपीज। अगर हम फूड एक्स के 0 kg यानी फूड एक्स यूज ही ना करें, फूड वाई के 8 kg हमें यूज करने होंगे अपनी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट विटामिन की पूरी करने के लिए, तो स्टूडेंट्स उस सूरत में जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 160 रुपीज। स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना था, मिनिमम कॉस्ट आ रही है 112 और ये उस वक्त आ रही है कि जब हम जो मिक्सचर है उसको बनाने के लिए 2 kg ऑफ फूड एक्स और 4 kg ऑफ फूड वाई का इस्तेमाल करें, यानी 6 kg का डाइट फूड का एक पैक बनेगा जिसके अंदर जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और कॉस्ट जो है ये मिनिमम होगी। हेंस लीस्ट कॉस्ट इज रुपीज 112 एट x इक्वल टू 2 kg एंड y इज इक्वल टू 4 kg। स्टूडेंट्स आपने देखा ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन्हें बुनियादी तौर पर समझना और मैथमेटिकल जो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इनको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना या इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसके बाद का जितना काम है, जितना प्रोसेस है, ये वही है जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप एक्सरसाइज 9.2 के प्रॉब्लम्स, इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं उन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।